की रोशनी से खलीफा मोहम्मद अजहर सर। उर्दू मीडियम के तमाम बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। बहियल उर्दू प्राथमिक कन्या साड़ा, तहसील दहगाम, जिला गांधीनगर। मैं खलीफा मोहम्मद अजहर। घर पर सीखिए प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे जमात 8 के सबक नंबर 1, आपका सबक नंबर 1 जो कि है नातिक आदात। सबसे पहले हम एक बात फर्ज करते हैं। फर्ज कीजिए हमारे घर में एक बाजरे की रोटी बनती है। बड़ी बाजरे की रोटी के अम्मी यकसा 8 हिस्से करते हैं और उन यकसा 8 हिस्सों को अम्मी कुछ इस तरह तकसीम करते हैं। एक हिस्सा वो मेरी बहन जफरीन को देते हैं, 2 हिस्से अम्मी मुझे देते हैं, 3 हिस्से अम्मी ने अब्बू के लिए रखे हैं और बाकी के 2 हिस्से अम्मी खुद के लिए इस्तेमाल के लिए रखते हैं। तो इस रोटी को हम किस तरह एक दूसरे को मिलेगी, हम इस तरह जाहिर करेंगे कि जो रोटी के 8 हिस्से हैं उनमें से एक हिस्सा जफरीन को मिलेगा, रोटी के 8 हिस्से हैं उनमें से 2 हिस्से मुझे मिलेंगे, रोटी के 8 हिस्से हैं उनमें से 3 अब्बू को मिलेंगे और रोटी के 8 हिस्सों में से 2 हिस्से अम्मी को मिलेंगे। इन सबको हम हिसाब में किस तरह जाहिर करेंगे? चलिए सबसे पहले हम ये दायरा नुमा रोटी को देखते हैं। दायरा नुमा रोटी हमारे पास आ गई है। इस रोटी के अम्मी ने यकसा 8 हिस्से किए हैं। देखिए रोटी के यकसा 8 हिस्से कुछ इस तरह हो गए। यहाँ पर अलग अलग रंगों में रोटी के हिस्सों को जाहिर किया गया है। ये जो लाल रंग का हिस्सा है ये मेरी बहन जफरीन को मिला हुआ हिस्सा को जाहिर करता है। ये जो ऑरेंज रंग का हिस्सा है वो मुझे मिला हुआ हिस्सा है। ये ग्रीन कलर का जो हिस्सा है वो नहीं, अब्बू को नहीं, वो अम्मी को मिला हुआ हिस्सा जाहिर करता है। और ये जो सबसे ज्यादा और येलो रंग का जो हिस्सा है वो अब्बू को मिला हुआ हिस्सा जाहिर करता है। तो आइए इसे हम नातिक अदद को किस तरह जाहिर करेंगे हिसाब के आदाद में। तो सबसे पहले जफरीन को जो मिला है उसे हम 1/8 की तरह जाहिर करेंगे। जो मुझे मिला है उसे हम 2/8 की तरह जाहिर करेंगे। जो अब्बू के लिए रखा है उसे हम 3/8 की तरह जाहिर करेंगे। अब आपको आ गया होगा अम्मी को जो हिस्सा मिला है उसे हम किस तरह जाहिर करेंगे? बिल्कुल सही बच्चों, इसे हम 2/8 की तरह जाहिर करेंगे। ये हमारे पास एक बार फिर रोटी है और इसके हिस्से और उसको अदद में किस तरह जाहिर करते हैं वो बाजू में यहाँ पर बताया गया है। आइए अब हम नातिक अदद का तारुफ तरह लिखते हैं वो जानते हैं कि नातिक अदद p बटा q की शक्ल में जाहिर होता है, जहां पर p को शुमार कुनूंदा कहा जाता है, q को नसबनुमा कहा जाता है। इस नातिक अदद में आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जो शुमार कुनूंदा है यानी p वो तो मिस्बत, मनफी या सिफर शुमार किया जा सकता है, लेकिन जो नसबनुमा है q है उसे हम कभी भी मनफी या तो सिफर नहीं ले सकते, वो सिर्फ और सिर्फ निस्बत सही अदद ही होगा। अब यहाँ पर एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर p बटा q शक्ल में अगर p यानी कि शुमार कुनुंदा वो निस्बत सही आदाद है तो उससे जाहिर होने वाला नातिक अदद भी निस्बत नातिक अदद कहलाएगा। अगर p बटा q शक्ल में जाहिर होने वाला p यानी शुमार कुनुंदा वो मनफी सही अदद है, आपको एक बात याद है यहाँ पर नसब नुमा सिर्फ और सिर्फ निस्बत सही अदद ही होगा। तो जाहिर होने वाला जो नातिक अदद होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सही, वो भी होगा मनफी नातिक अदद, जिसकी एक मिसाल हमने यहाँ पर बताई है। यहाँ पर है -7/9। देखिए
यहाँ पर मनफी जो है वो शुमार कुनुंदा है, जबकि नसब नुमा निस्बत सही अदद है। और इसी तरह अगर पी यानी कि शुमार कुनुंदा सिफर है तो उसे सिफर नातिक अदद, उससे जाहिर होने वाला नातिक अदद सिफर नातिक अदद कहलाएगा। आइए यहाँ पर कुछ नातिक अदद दिए हुए हैं, उन्हें आपको दर्जाबंदी करके बस सही निस्बत नातिक अदद, मनफी नातिक अदद और सिफर नातिक अदद में तब्दील करना, दर्जाबंदी करनी है। देखिए ये ज़ुदुल लिया गया है, इस ज़ुदुल में आपको निस्बत नातिक अदद, मनफी नातिक अदद और सिफर नातिक अदद की दर्जाबंदी करनी है। हाँ, नोट कर लीजिए बच्चों, और दर्जाबंदी करके आप इसका फोटो मुझे भेज सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि तकलीबी खुसूसियात क्या है। मंदरजा ज़ैल ज़ुदुल का मुशाहिदा करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर आदाद बताए गए हैं और आदाद की किस्म यहाँ पर लिखी गई है और उसके सामने वो तकलीबी है या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर तबई अदद की। यहाँ पर सबसे पहले है जमा का अमल। जमा के अमल में देखते हैं कि 4 जमा 6 बराबर कितना है, 10 है। 6 जमा 4 कितना है, 10 है। यानी यहाँ पर ये जमा का अमल तकलीबी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अददों की अदला बदली करने के बाद भी हासिल होने वाला जो जवाबात है वो यकसा है। चलिए मुकम्मल आदाद के लिए जमा का अमल करते हैं। 3 जमा 5 बराबर कितना है, बिल्कुल सही 8। और 5 जमा 3 ये भी कितना हुआ, 8। यानी ये भी जमा के लिए तकलीबी है। अब सही अदद के बारे में बात करते हैं। सही अदद में सबसे पहले मनफी 5 जमा 3 बराबर क्या मिलता है हमें, मनफी 2। अब इन आदादों की अदला बदली करने से 3 जमा मनफी 5 करने से हमें क्या हासिल होता है, मनफी 2। यानी सही आदाद के लिए भी तकलीबी है जमा का अमल। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे नातिक आदाद। आपको बच्चों इस ज़ुदुल का यही मुशाहिदा करना है कि अगर इन पर दिया गया अमल करने पर हासिल होने वाला जवाब अगर यकसा है तो वो तकलीबी है, वरना वो तकलीबी नहीं है। जिस तरह आप तफरीक के लिए भी अमल का मुशाहिदा करेंगे, उसके बाद आप ज़रब का मुशाहिदा करेंगे और सबसे आखिर में तक़सीम का ये आप मुशाहिदा करेंगे। ये मुशाहिदा आपको ही करना है और आपको इस मुशाहिदे के बाद दिया हुआ ज़ुदुल भरना है। तकलीबी खुसूसियात में ये मंदरजा ज़ैल का ज़ुदुल को पूर करना है। देखिए यहाँ पर आदाद लिखे हैं और वो तकलीबी है या नहीं है। जमा के लिए नातिक अदद तकलीबी है। अगर है, आपको इससे पहले बताए गए ज़ुदुल को एक बार फिर से मुशाहिदा करना है और फिर यहाँ पर लिखना है। इसी तरह सही आदाद के बारे में आपको लिखना है, मुकम्मल आदाद के बारे में लिखना है और तबई आदाद के बारे में लिखना है। फिर तफरीक के लिए क्या ये अमल तकलीबी है या नहीं, नातिक अदद के लिए, फिर ज़रब के लिए और तक़सीम के लिए। आइए बच्चों अब हम बात करते हैं लाज़मियत की खुसूसियात। लाज़मियत की खुसूसियात क्या है, सबसे पहले हम इस तरह मुशाहिदा करेंगे कि मुकम्मल आदाद पर जमा का अमल लाज़मी है, तफरीक का अमल लाज़मी नहीं है, ज़रब का अमल तलाज़मी है, तक़सीम का अमल तलाज़मी नहीं है। चलिए ये थे मुकम्मल आदाद के लिए। अब बात करते हैं सही आदाद के लिए। सही आदाद के लिए भी जमा का अमल तलाज़मी है, तफरीक के लिए यह अमल तलाज़मी नहीं है और ज़रब के लिए यह अमल तलाज़मी है, और जबकि तक़सीम के लिए ये अमल तलाज़मी नहीं है। अब बात करेंगे हम नातिक आदाद के बारे में। तो इसमें भी जमा का अमल तलाज़मी है,
तफरीक का अमल तलाज़मी नहीं है, ज़रब का अमल तलाज़मी है और आ, आखिर में रहा तक़सीम, तो तक़सीम का अमल लाज़मी नहीं है। आपको इस चीज़ का मुशाहिदा करना है और इसके बाद दिया जाने वाला ज़ुदुल आपको पूर करना है। देखिए ये ज़ुदुल आ गया। आप वीडियो को पॉज़ करके भी ये ज़ुदुल पूर कर सकते हैं। चलिए अब अददी खत के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। यहाँ पर 4/8 को अददी खत पर जाहिर किया जाता है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि शुमार कुनिंदा और नसब नुमा, क्या शुमार कुनिंदा नसब नुमा से बड़ा है या शुमार कुनिंदा नसब नुमा से छोटा है। अगर शुमार कुनिंदा नसब नुमा से छोटा होगा तो उसका तकसीम करने से हमें जो हासिल होता है सही अदद, उसके बाद वाले सही अदद के बीच में दरमियान में वो अदद जाहिर होगा। जैसे 4/8 का तकसीम करते हैं तो जो कीमत हमें मिलती है वो तो 0 और 1 से कम होती है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि 0 0 के बाद 0 और 1 के यकसा 8 हिस्से करने पर हमें 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। 8/8 का मतलब हो सकता है कि होगा 1, यानी 8/8 को जगह पर हम 1 भी जाहिर कर सकते हैं। 4/8 यहाँ पर हमें हासिल होगा। इस तरह किसी भी नातिक अदद को अददी खत पर जाहिर किया जा सकता है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर -2/5 को अददी खत पर जाहिर किया गया है। तो जिस तरह हमने शुमार कुनिंदा निस्बत सही अदद हो तो हम दाईं तरफ जाते हैं। इस तरह अगर शुमार कुनिंदा मनफी अदद है तो हम बाईं तरफ आएंगे और 0 से -1 के बीच के हम यहाँ पर जितने शुमार नसब नुमा जो है उतने यकसा हिस्से करेंगे। यानी यहाँ पर 0 होगा, 0 के बाद -1/5, उसके बाद -2/5, फिर -3/5, -4/5 और -5/5। -5/5 को हम -1 से भी जाहिर कर सकते हैं। तो आइए इसी चीज को आपको अददी खत पर जाहिर करना है। ज़यल के मसावातों को हम हल करना सीखेंगे। सबसे पहले आइए अपने पास मौजूद है यह मसावात, इसे हम इस तरह पढ़ेंगे। 6n इज इक्वल टू 12 प्लस 6, यानी 6n बराबर है 12 जमा 6 के। तो 12 जमा 6 करने से हमें 18 हासिल होगा। तो 6n इज इक्वल टू 18। अब n, यहाँ पर n के दरब में 6 है, जिसको हम बराबर के दाईं तरफ, बराबर की बाईं तरफ ले जाएंगे। बराबर की या दाईं तरफ वाला हिस्सा जब बराबर की बाईं तरफ जाएगा, अगर यहाँ ज़रब है तो वो ज़रब वाला हिस्सा तक़सीम में जाएगा। अब ऊपर 18 है, यानी शुमार कुनिंदा 18 है और नसब नुमा 6 है। तो बच्चों आपको 6 का टेबल तो याद ही है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। तो 6 और 18 को अगर हमें कट करना है तो यहाँ पर हमें 3 लिखना होगा। यहाँ पर हमें मसावात हल करके n इज इक्वल टू 3, यानी n बराबर 3 हासिल होगा। आइए दूसरे कुछ मसावातों को भी हल करते हैं। एक और मसावात हमारे पास है जहां पर है 7z इज इक्वल टू 16 प्लस 5। 7z ऐसे के ऐसे रहेगा और 16 प्लस 5 करने से हमें 21 यानी कि 21 हासिल होगा। अब आप जानते ही है कि 7 और z ज़रब में है,
तो ज़रब वाली चीज़ अगर इज़ इक्वल टू के यानी बराबर की बाईं तरफ जाएगी, बाईं वाली चीज़ दाईं तरफ जाएगी, तो ज़रब में होगी तो वो तक़सीम में चली जाएगी। कुछ इस तरह क्या है। 7 के टेबल में 21 कब आता है? बिल्कुल सही, 7 3 ज़ा 21। तो आप 7 और 21 को कट करके यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। दैट बराबर 3 हासिल होगा। अब एक और मसावात हल करते हैं। y इज इक्वल टू 10 माइनस 3। ये तो बहुत ही सिंपल मसावात है। आपको y के पास से कुछ ले ही जाना नहीं है, सिर्फ दाएं तरफ का जो है उसको आपको हल करना है। आपको पता है 10 मनफी 3 करने से हमें 7 हासिल होगा, यानी y इज इक्वल टू 7। आइए एक आखिरी मसावात को हम देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 7 प्लस 2। ये भी बहुत ही आसान है। 7 जमा 2 क्या होगा? बिल्कुल सही, y इज इक्वल टू 9। तो आज के इस वीडियो में यहाँ तक के आपको फिर से रिपीट करना है। याद रखिए आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा कि नातिक आदाद की जरूरत क्यों है, नातिक आदाद क्या है, और उसके बाद हमने नातिक अदद का तारुफ सीखा, नातिक अदद को किस तरह जाहिर करते हैं, नातिक आदाद की किस्में देखी हमने, और उसके बाद वो तलाज़मी है या उसकी खुसूसियातों के बारे में बात की, और आखिर में हमने मसावातों को हल करना सीखा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए इल्म की रोशनी को। अल्लाह हाफिज, घर पर रहिए, महफूज रहिए।